अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज हमने स्टार्ट किया था और इसके तीसरे एसएलओ पे थे विच वाज एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक सीरीज एंड सीक्वेंस। हमारा मैथ्स का लास्ट लेक्चर जो है वो सीरीज के हवाले से था। हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज भी हम सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो लेक्चर के शुरू में दो सवालात मैंने सिलेक्ट किए हैं, इनको सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया please. The population of an insect is found to triple in each week in the summer months. If there are 20 insects in the colony at the beginning of the summer, how many are present at the end of 12 weeks? 20 इंसेक्ट से आपने शुरू किया, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी 20। हर हफ्ते बाद 3 गुना बढ़ जाते हैं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करते जाएं। आपने बताना है टोटल पॉपुलेशन। अब टोटल पॉपुलेशन के लिए मैंने सम लेना है कितने हफ्तों का, 12 वीक्स का। और क्योंकि जो मेरा डाटा है, डाटा को आप देख रहे हैं, ये क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, ये जियोमेट्रिक सीरीज है, सीधा सीधा सम का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉमन रेशो क्वेश्चन में भी क्लियर है, नहीं तो नजर भी आ रही है। एस एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन आवर आर माइनस वन। ए वन था 20, आर मेरे पास था 3, 12, 3 माइनस 1 2। जस्ट डू अ क्विक कैलकुलेशन ऑन योर कैलकुलेटर। तमाम बच्चे अपना कैलकुलेटर पकड़ें और कैलकुलेशन करें। 3 रेज टू पावर 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया 5 3 1 4 4 1 2 3 4 0। 12 हफ्तों बाद 5,31,00,000 सॉरी 53,14,1400 इंसेक्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगे आफ्टर 12 वीक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ अ जीपी बी ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट। इस तरह के सवाल जो हैं ये बड़े फेवरेबल हैं 4 नंबर के लिए भी। ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा एक्सटेंसिव कर दें, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट सा सिनेरियो बना दें तो 8 नंबर के लिए। कहते हैं जी पीथ टर्म जो है वो ए है, क्यूथ टर्म जो है वो बी है और आर्थ टर्म जो है वो सी है। जनरल टर्म का फॉर्मूला हम सबको पता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एस टू पावर एन माइनस वन। मैंने जब इधर से ए पी बनाया, डेट इज ए वन आर पी माइनस वन, इसकी ए पी की वैल्यू क्या थी ए, तो ए इज इक्वल टू ए वन आर पी माइनस वन। ठीक है। इसी तरह जब आप क्यूथ टर्म बनाएंगे वो आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू ए वन, क्यू इज इक्वल टू ए वन आर रेस टू पावर क्यू माइनस वन। इसी तरह आर इज इक्वल टू ए वन। अब ये भी आर है लेकिन थोड़ा सा आपने डिस्टिंग्विश रखना है। ठीक है जी। ये मेरे पास 3 टर्म्स आ गई, सॉरी बी एंड सी। क्यूथ टर्म बी के इक्वल थी, आर्थ टर्म सी के इक्वल थी। ठीक है। अच्छा
अब ये मैंने सिंपल जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हुए पी क्यू और आर टर्म फाइंड कर ली, which is a is equal to a1 r raised to power p minus 1 and c is equal to a1 r raised to power n minus 1। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, इधर देखें, अब करना कुछ नहीं। आप कहेंगे सर आप हमेशा कहते हैं करना कुछ नहीं, फिर भी ना ना करके 2 पेज भर देते हैं। इधर देखें, जो मैंने प्रूव करना था वो एक्सप्रेशन ले लें जरा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पार्टिकुलरली a रेज टू पावर q माइनस आर, b रेज टू पावर r माइनस p एंड c रेज टू पावर p माइनस q। जो एक्सप्रेशन मैंने प्रूव करना था 1 के इक्वल, उस एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड मैंने इस्तेमाल करनी है। अब मैंने करना क्या है, मैंने अभी अभी वैल्यूज निकाली, ये ए बी सी की वैल्यूज इनमें लगा दें बस। ये आ गया a1 r p माइनस 1 रेस टू पावर q माइनस r। इसी तरह b की जगह आ गया a1 r q माइनस 1 रेस टू पावर r माइनस 1 और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, c की जगह आ गया a1 r r माइनस 1 रेस टू पावर p माइनस q। सीधी सीधी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और कुछ नहीं किया। अब इधर मैंने सबकी पावर अलग कर देनी है, a1 की पावर q माइनस आर, आर पी माइनस 1 की पावर q माइनस आर। इसी तरह ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, जगह कम है तो अगला स्टेप जो इसकी अगली टर्म है वो नीचे मैं लिख रहा हूं, a1 रेज टू पावर r माइनस पी, इसी तरह r रेज टू पावर q माइनस 1 r माइनस पी मल्टीप्लाई a1 रेज टू पावर p माइनस q, इसी तरह r रेज टू पावर r माइनस 1 p माइनस q। सिंपल a b c की वैल्यूज लगाई और पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, a1 की पावर अलग होगी, r वाली टर्म्स की पावर अलग होगी। क्लियर? अब इधर देखें, सारे a1 इकट्ठे हो गए, तमाम a1 वाली टर्म्स इकट्ठी हो गई और उनकी पावर भी इकट्ठी होगी। क्या थी पहले पावर q माइनस आर प्लस अगली पावर क्या थी r माइनस पी, फिर तीसरी क्या थी p माइनस q। तमाम a1 वाली टर्म्स की पावर कंबाइन कर दी, ऐड कर दी, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती। अब इधर देखें क्या करना है, आर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले पावर्स मल्टीप्लाई होंगी ना, इस तरह से पावर सिंप्लीफाई होगी, बाद में आर की पावर्स ऐड होंगी। तो आर में क्या था p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। नेक्स्ट क्या है q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, ये क्या बन गया क्यू आर माइनस क्यू पी, क्यू आर माइनस क्यू पी, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। इसी तरह थर्ड वाली आर की टर्म ले लेंगे, आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है जी, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। इधर देखें,
क्यू क्यू पी 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 ये सारे कैंसल, a1 रेज टू पावर 0। यहां पर आप पावर्स ऐड कर दें, आर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, अगली टर्म की पावर ऐड कर दें इसमें, प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, इसी तरह आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। तो इसमें भी आपको कुछ नजर आ गया खुद ही? क्या नजर आया? जो एक दफा पॉजिटिव में है वो एक दफा नेगेटिव में भी है, ये सारी ही आपस में कट जाएंगी। a1 रेज टू पावर 0 1 बन चुका था, इधर r रेज टू पावर 0 आया, वो भी 1 होता है। तो ये हमने सिंपल प्रूफ कर लिया। मैं हमेशा आपको पहले दिन से एक बात कहता, ऑलवेज बिलीव द प्रोसीजर। क्वेश्चन की नेचर कोई भी हो, प्रोसीजर, फार्मूला, स्ट्रेटजी, टेक्निक ऑलमोस्ट सेम रहती है। हमने लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चंस किए उसमें भी हमने यही चीज देखी। ठीक है जी, गॉट इट रेहान? यस सर। सिर्फ टर्म्स बनाई, टर्म्स बना के जो मैंने साबित करना था उसमें मैंने ए बी सी की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया और क्वेश्चन स्ट्रेट हो गया। गॉट इट? यस सर। अगला सब टॉपिक है जियोमेट्रिक सीरीज का ही। उस सब टॉपिक पर जाने से पहले मैं चाहता हूं आप ये डायग्राम देखें। एक बॉक्स है और मैं उसको डायगनली कट करता हूं, एक ट्रायंगल बन जाती है। फिर उसका हाफ करता हूं 1/2, फिर उसका हाफ करता हूं 1/2, फिर उसका हाफ करता हूं 1/8। ये छोटे से छोटी से छोटे से छोटे से छोटा होता जाएगा, लेकिन क्या इसमें कोई आखिरी लिमिट है? ये बिल्कुल उसी तरह ना, कागज को फोल्ड करते जाओगे वो फोल्ड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। आपके हाथों में अगर पावर हो तो आप उसको कितनी दफा फोल्ड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी मशीन बना दें तो हाफ करते जाओ, आधा आधा करते जाओ, तो कभी कोई चीज खत्म हुई है? कभी नहीं हुई। यही सवाल आपने फिजिक्स में भी तो देखा था, हाफ लाइफ का। 10th क्लास फिजिक्स में आपने कंसेप्ट लिया हाफ लाइफ का। वो कंसेप्ट क्या था कि एक एटम 16,000 साल पुराना है, वो आज तक खत्म ही नहीं हुआ। खत्म कैसे हो? वो आधा हो रहा है। क्या किसी चीज को 2 से डिवाइड कर करके 0 आता है? कभी भी नहीं आता। माइनस कर करके 0 आ सकता है, डिवाइड करके तो 0 नहीं आ सकता। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज की तरफ इशारा किया जा रहा है। ये वो सीरीज है जो खत्म नहीं हो रही, जिसको आप लिमिट नहीं कर सकते कि ये इतने के बाद ये 1,000 चलेगी, ये 1,00,000 चलेगी, ये 5,00,000 चलेगी। आप लिमिट नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। क्लियर है? अब इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं एक एग्जांपल से, फिर इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। कंसीडर द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस मैंने शेयर किया, यही जो मैंने पिक्चर दिखाई थी इसी को मैंने जरा आसान शक्ल में लिख दिया। 1/4 था तो 1/2 का स्क्वायर लिख दिया, 1/8 था तो 1/2 का क्यूब लिख दिया, और ये बीच में एक टर्म मैंने ले ली। आप देख रहे हैं मैंने इधर भी डॉट डॉट डाले हैं, इधर भी डॉट डॉट डाले हैं। इसका मतलब है ये टर्मिनेट नहीं हो रही, ये चल रही है। बीच में एक रैंडम टर्म मैंने ले ली, एक n टर्म मैंने ले ली, 1/2 रेज टू पावर n। अभी तक जो मेरा प्रियर नॉलेज है उसके मुताबिक मैं अगर इसको इस फॉर्मूले से हल करने की कोशिश करता हूं रेहान, n टर्म का सम, यही हम यूज कर रहे हैं इस लेक्चर में भी। आज हमने इसी की शक्ल यूज की।
मैंने n टर्म्स का सम लिया, a1 1 था। कॉमन रेशो क्या है इस सीक्वेंस सीरीज में रेयान? Sir, half. ठीक है, अब 1 की पावर n 1 नहीं होता, इसलिए मैंने सीधा 2 के ऊपर n डाल दिया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2 1 माइनस 2 रेज टू पावर n। एक स्टेप मजीद आगे लेकर चला तो ये चीज, और अगर एक और स्टेप कर लूं तो ये चीज। आई बिलीव यू कैन सी दिस, -1, ओहो, 2 रेज टू पावर n -1। ऊपर 2 की पावर 1 थी, नीचे आ गए माइनस हो गई। मैंने नया तो कुछ नहीं किया, यही सीरीज का फॉर्मूला आपने यूज किया था, मैंने वही सीरीज का फॉर्मूला इस पे इंप्लीमेंट किया, थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए इसकी शक्ल बदल दी। अब मेरे पास है एस एन इज इक्वल टू 2 माइनस 1 आवर 2 रेज टू पावर n -1। ठीक है, right now it is representing a geometric series up to n terms। मैं इसके रिजल्ट को थोड़ा सा देखता हूं, वेरीफाई करता हूं, जरा समझने की कोशिश करता हूं कि क्या ये कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा। ये दो चीजें बता रहे हैं मुझे। नंबर 1 आप सबको भी नजर आ रही है, नंबर 2 पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नंबर 1 ये है कि सम विल बी ऑलवेज लेस देन 2। देखो ना, 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, ये 2 था, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी फाइनल कंक्लूजन होगी वो 2 से छोटी होगी। इज दैट क्लियर रेहान? Yes, sir, clear. कि 2 से छोटी सम की वैल्यू होगी। पहली चीज तो ये क्लियर। अच्छा, अब जरा इसको देखते हैं, इधर ला के खुले मैदान में ला के जरा इस पे फोकस करते हैं। 1 आवर 2 रेज टू पावर n -1। ठीक है जी, इस पे जरा फोकस करते हैं। आप इस n को अगर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा रेहान? इसके साथ क्या होगा बेचारे के साथ? एक दफा n मैंने रख दिया 100, दूसरी दफा रख दिया 200, तीसरी दफा रख दिया 300, 300 टर्म्स तक अपना सीक्वेंस मैंने चला दिया। ये टर्म के साथ क्या होता जाएगा जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं? कुछ होगा भी कि नहीं? देखें इसके डिनोमिनेटर में क्या है। इसके डिनोमिनेटर में है 2 रेज टू पावर n -1। n जितना ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर उतना बड़ा होता जाएगा, और ये जो फ्रैक्शन है ये स्मॉलर होती जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir, होगा। तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा 1 आवर 2 रेज टू पावर n -1 जो है वो कम होता जाएगा। अब अगर आप गौर करें, यानी कि मैंने जो मिसाल दी, मैंने कहा जी एक दफा 100 रख देते हैं, 1 आवर 2 रेज टू पावर 100 -1। स्क्रीन प्लीज, जस्ट लुक एट योर कैलकुलेटर यार, कैलकुलेटर है हाथ में। 1 डिवाइडेड बाय Yes, sir. 2 रेज टू पावर 99, कितना छोटा नंबर आया? 0.0000000000057 समथिंग, 157 समथिंग। ऐसे ही है? Yes, sir, ऐसे ही आया। हाँ। अब 0.0000000 को मैं 2 में से माइनस करूं
क्या कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? आपके पास 2 रुपए थे, मैंने कहा मुझे 0.00000000157 रुपीज उधार दे देंगे प्लीज। आप कहेंगे सर होते तो जरूर दे देता। अब 2 में से फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि Yes, sir, एक negligible है। इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज जो है उसमें एक मरहला ऐसा आता है कि उससे आगे जितना मर्जी चले जाओ उसके सम पे हातिर हुआ फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? अब इसमें मैं 2 raised to power 100 रख के कैलकुलेशन करूं या 2 raised to power 200 रख के पढ़ूं, ये 2 जो है इसमें हातिर हुआ फर्क नहीं पड़ेगा। वो पॉइंट के बाद जाके 29-30 डिजिट पे जाके फर्क पड़ेगा, विच इज इग्नोरेबल। व्हाट द पॉइंट? पॉइंट क्या था वो समझ आ रहा है कि इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज में सम जो है वो फाइनाइट हो सकता है, वो कन्वर्ज हो सकता है। ये कन्वर्ज और डाइवर्ज पे हमने कल का लेक्चर स्पेसिफिकली रखा हुआ है। अभी आपने सिर्फ ये देखा कि अब इसको 100 तक चलाते और सम करते या इसको 200 तक चलाते और सम करते तो इसका जवाब जो है वो तकरीबन एक जैसा आना था। समझ रहे? As n goes higher and higher, sum does not changes. It is almost equals to 2. लेकिन n की बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए, ठीक है, इधर मैं उर्दू में भी लिख देता हूं, n की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए। अभी तो इन्फिनाइट की तरफ इशारा होगा ना, अगर आपने n की जगह लेना ही 10 है तो फिर किस चीज का इन्फिनाइट? गॉट इट? आगे चलें। Yes, sir. अब आगे हम फार्मूला बनाने की तरफ आते हैं, प्रॉपर इसे फार्मूलेट करते हैं। ये अभी हमने एक नंबर सीक्वेंस में एग्जांपल देखी ना, अब हम एक फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ये हम सब ने पढ़ा Sn is equal to A1 our 1 minus R raised to power n our 1 minus R। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो ये मैंने R लेस देन 1 वाला फॉर्मूला यूज किया है। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे कर दूं, A1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों टर्म्स के साथ, फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना देता हूं। ये जो आपने किया है ये बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शंस है। 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 में गालिबन हम सब सीख चुके हैं। ठीक है जी, गॉट इट? अब दो टर्म्स आपको नजर आ रही हैं। एक टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एन है और दूसरी टर्म जो है वो डिपेंडेंट ऑन एन है। ऐसे ही Yes, sir, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब r लेस देन 1 है और अगर मैं इस पे एक कदहन और लगा दूं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, r जो है लेस देन 1 का मतलब है कि इसको अगर मैं चाहूं तो फ्रैक्शन में लिख सकता हूं और ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी ना, कि नहीं? ऊपर न्यूमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तभी तो लेस देन 1 बनेगी ना। क्यों भाई रेहान? ये Yes, पॉइंट, sir. हाँ, ये पॉइंट पे किया प्रॉपर फ्रैक्शन का। Yes, sir, denominator अच्छा, denominator हाँ, अब देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये जो टर्म जो डिपेंडेंट ऑफ एन है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म मेंशन है, स्क्रीन प्लीज, आर मेरा 1 से छोटा है या प्रॉपर फ्रैक्शन है,
अब मैं n को बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं। r तो थ्रू आउट द सीरीज फिक्स हो जाता है ना, r तो बार बार नहीं चेंज होता। नंबर ऑफ टर्न्स प्रोग्रेस कर सकती हैं, कॉमन रेशियो तो फिक्स रहती है। अब 1 से छोटी किसी भी चीज की कोई भी पावर ले लें, वो और छोटी ही होती है, बड़ी थोड़ी ना होती है। जिस तरह एक जनरल सा स्क्वायर ले लेते हैं, 0.1 है लेट से, 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाता है, ये और छोटी हो गई। आप तो फिर बड़ी पावर्स ले रहे हैं, ये तो भी मैंने छोटी सी पावर ली, ये 10% और कम होगी ना, 10 से मजीद डिवाइड हो गई। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप n की बहुत बड़ी वैल्यूज लेते हैं तो ये जो सारी टर्म है, क्योंकि r इसमें स्मॉलर था, r एक प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ इशारा कर रहा था, तो r छोटी चीज है, उसकी पावर ले लेंगे और छोटी चीज आएगी, तो ये टर्म जो है ये ऑलमोस्ट जीरो हम कंसीडर कर लें या इग्नोरेबल। जीरो ना भी अगर आप समझें तो क्या हो जाएगा, ये इग्नोरेबल। किधर गया जी? ठीक है जी। अब A1 R एंड आवर 1 माइनस R इग्नोरेबल है, तो फिर पीछे A1 आवर 1 माइनस R, फिर मैं क्योंकि बहुत बड़े बड़ी टर्म्स की बातें कर रहा हूं, तो फिर मैंने इधर क्या लिख दिया, इन्फिनिटी। Infinity. ठीक है जी, क्या लिख दिया, इन्फिनिटी। तो Infinity. sum of infinite geometric series is independent of number of terms। And क्यों? आपने देखा कि बहुत एक लिमिट पे जाके बड़ी छोटी टर्म का फर्क ही नहीं रहता, वो एक ही रिजल्ट आता है। और अगर आप n को काउंट कर रहे हैं तो फिर आपकी सीरीज इनफिनाइट नहीं है, फिर आप n वाला फार्मूला लगाएं। अब सीरीज अगर इनफिनाइट है तो n फिर कंसीडर नहीं होगा, फिर ये फार्मूला लगेगा। और n है तो फिर वो फिनाइट है, फिर आप Sn वाले फार्मूला लगाते रहें। गॉट इट? क्लियर है? कल हमने नई एक्सरसाइज 3.7 जो है वो सॉल्व करनी है, जो इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस करती है, और वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है जी, गॉट इट? उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो यही वक्त है सवाल पूछने का, पूछिए। no second. ओके जी, दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज।